तो यहाँ पे देखना कि अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम and positive charge present on more electropositive atom, that structures are more stable. That structures are more stable. ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पे हो, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, और नेगेटिव चार्ज कहाँ हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा एग्जांपल के साथ समझिएगा इसको। ये एग्जांपल देखो, एक सिंपल सा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस। इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, बट जब ये रेजोनेंस करता है तो ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या होता है, ये चार्ज डिलोकलाइज होके आ जाता है ऑक्सीजन पे, तो ये बनता है CH3 O माइनस डबल बॉन्ड CH2। ये स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा आपका कंपाउंड में एग्जांपल, इसमें बताना आपको 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, बताइए जरा। 1 और 2 में विच वन इज मोर स्टेबल। ये फेनोक्साइड आयन है जिसमें नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे है। जब ये रेजोनेंस करता है तो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज चला आता है, दिस मूव हियर, यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया और इसमें स्ट्रक्चर सेकेंड। तो ये ए वाले में बताइए स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल या 2, और बी वाले में क्या है, ए और बी दोनों में आंसर बताओ। पहले वाले में 2 इज मोर स्टेबल, पक्का 2 इज मोर स्टेबल होगा, वजह भी दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 इज मोर देन फर्स्ट, है ना, 2 इज मोर देन 1, है ना। 2 क्या होगा, 1 से ज्यादा स्टेबल होगा। नीचे वाले में बी में 1 ज्यादा स्टेबल के 2, तो यहाँ पे दिखेगा फर्स्ट 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेंड 1। वेरी इजी, कोई दिक्कत। ये था आपका रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसको रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे। ठीक है, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। रूल थर्ड क्लियर हो गया सबको। अब रूल फोर्थ, चलिए रूल 4 पे आते हैं। रूल फोर्थ क्या बोलता है, रूल फोर्थ से पहले एक नोट लिखेंगे। ठीक है, देखो एक दिक्कत है ना, उस एक नोट आएगा, नोट लिखना बड़ा जरूरी है, नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। रूल 4 से पहले एक नोट। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि रूल ऑफ ऑक्टेट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपस में भिड़ जाते हैं। आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी ज्यादा स्टेबल मानेंगे, बट ऑक्टेट कहेगा हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे भी कंप्लीट है। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे हो बट ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो किस रूल को फॉलो करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल को फॉलो करूं या ऑक्टेट को फॉलो करूं, बताइए आप लोग किस रूल को फॉलो करना जरूरी है। ऑक्टेट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में अगर भिड़ जाएं तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ऑक्टेट को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो नोट यही बताता है कि इफ रूल ऑफ ऑक्टेट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, octet and electronegativity comes together, then octet rule will be followed, then octet rule will followed, octet rule will followed।
है ना। तो उस केस में हमें क्या करना है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को क्या करना है, इग्नोर कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑक्टेट को फॉलो करेंगे, वेरी गुड। देखो कैसे, एग्जांपल देखो, हमारे पास एक OH ग्रुप लगा हुआ है और एक लगा है CH3, एक साइड लगा हुआ है NH2, है ना। NH2 पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी, बट इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब अगर हम रेजोनेंस कराएंगे, उसके 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। एक तो ये खुद हो गया, एक बार ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देके क्या किया, कार्बन के ऑक्टेट को पूरा कर दिया, बट इसकी वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, बट कार्बन का ऑक्टेट का काम पूरा हो गया, है ना। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ठीक है। फिर एक बार हम देखेंगे कि इसके बाद नाइट्रोजन भी ये काम कर सकता है, ठीक। ये काम, सेम काम नाइट्रोजन भी करा है, ठीक है। कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने में नाइट्रोजन ने भी हेल्प किया, बट इसकी वजह से नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, बट ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक। ये स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर है 3। अब आपको पूछा जाए कि 1 2 3 के स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, तो आप क्या ऑर्डर बताओगे, बताइए आप लोग। अगर हमें 1 2 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता लगाना हो, स्ट्रक्चर 1 2 3, तो विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज सेकेंड मोस्ट एंड विच वन इज लीस्ट, आंसर करो। आंसर बताइए, 3 2 1, और कोई। और कोई बताओ, 3 2 1 के अलावा और कोई आंसर हो सकता है कि बस 3 2 1 ही फाइनल। 3 2 1 ही होगा। देखो, इन दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है उनकी स्टेबिलिटी हमेशा नॉन ऑक्टेट वाले से ज्यादा होगी। तो सेकेंड और थर्ड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से हमेशा ज्यादा होगी, मतलब जो सबसे कम स्टेबल है वो फर्स्ट होगा, है ना। अब सवाल उठता है 2 और 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, ना, सेकेंड और थर्ड में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, जो कि थोड़ा ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर रहेगा, तो ज्यादा स्टेबल होता है, अभी रूल में लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि नाइट्रोजन वाला क्या होगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो थर्ड वन इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंड वन, देन फर्स्ट वन। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर, ये समझ में आया होगा सबको ना। ये रूल समझ आ गया, नोट था, ये रूल नहीं था, नोट था, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा रूल, थर्ड रूल का नोट्स। अब हम चलेंगे फोर्थ रूल पे, तो हेडिंग डालो फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ, चौथा रूल। जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत ही हैंड रेस करना या पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि सारे रूल आने चाहिए सिस्टमेटिकली, एक के बाद एक। क्वेश्चन अभी इस पे देंगे आपको करने के लिए, डिस्कस करूंगा लाइव आके, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे रेजोनेंस की, सारा क्वेश्चन बताइएगा। चले आगे। अब देखो रूल 4 क्या बोलता है। रूल फोर्थ, फोर्थ रूल क्या है भाई, फोर्थ रूल ये बोलता है कि इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन इक्विवेलेंट, दोनों में डिफरेंस अभी समझाता हूँ। तो रूल बोलता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स are more stable than non-equivalent, are more stable than non-equivalent resonating structure। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं,
मोर स्टेबल होता है किन से? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो आप देखोगे कि इक्विवेलेंट क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। तो जरा देखो, पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं एसिटिक एसिड के एसीटेट आयन का, ठीक है, ये है O माइनस। अगर इनका हम रेजोनेंस करा दें तो आपको मिलेगा O माइनस, ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड हो। क्या आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? पहला और दूसरे में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड। क्या डिफरेंशिएबल है? 1:2 नहीं है, दोनों के स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम है, एकदम सेम है, सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। ठीक है, एसीटेट आयन क्या होता है? इक्विवेलेंट। अगर यही बात हम कर ले दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस की, तो अगर इसमें हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा CH2 माइनस कंजुगेशन कर गया ऑक्सीजन पे। तो क्या इसमें भी ऐसा डिफरेंशिएशन है क्या कि 1:2? इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकेंड। क्या यहाँ भी 1:2 है? नहीं, यहाँ पे 1 इज लेस स्टेबल देन 2 है। तो जब दो स्ट्रक्चर आपस में सेपरेबल है, अलग अलग एनर्जी रखते हैं, तो उनको हम बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट। और जिनमें दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली सेम हो जाएगी, उनको हम बोलेंगे आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसको क्या बोलोगे? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि फर्स्ट वाला मोर स्टेबल है किससे? सेकेंड वाले से। ये एक एग्जांपल हुआ, एग्जांपल 1 है, इसमें कई एग्जांपल आपको देने, सारा देके दिखाता हूँ। एग्जांपल 1, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, व्हिच इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जल्दी से इसको छाप लो। तो जब दोनों सेम नहीं है तो नॉन इक्विवेलेंट कहलाएंगे, दोनों सेम है तो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है, बन जाए तो बताइए, आगे चले। चला जाए आगे। ये था रूल नंबर 4। अब आइए रूल नंबर 5 पे। इसके बाद पांचवा रूल आएगा, रूल नंबर 5। सर इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट पहले आएगा, ठीक है, पांचवे से पहले चौथा रूल हमेशा अप्लाई करना। अब इसके एग्जांपल्स आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ ये आप कंफ्यूज करता था, अब नहीं करेगा, अब तक जितना कर लिया कर लिया। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। रूल नंबर 5 ये बोलता है कि ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर higher will be stability, higher will its stability। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बता रहा है, इस रूल से ये पता चलने वाला है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका मतलब उसमें नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। अब एग्जांपल देखते जाना। सबसे पहले ये है आपका एसीटेट आयन, ठीक है, फिर ये है आपका सल्फेट आयन, सल्फोनेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अगर हम इसका रेजोनेंस कराएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कितने बनते हैं टोटल? दो। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या है 2। बट अगर यहाँ पे करोगे तो देखो, एक बार ये ऑक्सीजन जाएगा, इसके साथ कंजुगेशन करेगा, तो ये बनेगा CH3C सॉरी SO माइनस डबल बॉन्ड O। ठीक, इसके बाद ये यहाँ से रेजोनेंस करेगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो बनेगा CH3SO माइनस डबल बॉन्ड O। तो टोटल RS कितना हो गया? 3। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? नीचे वाला ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ?
तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। तो नीचे का रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना है? 3। हाँ, रूल नंबर 4 में आपको अलग अलग मॉलिक्यूल में ही इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट पता चलेगा ना। एक ही मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट दोनों कैसे बना सकता है? दो डिफरेंट, मैं भी उसका मैं एप्लीकेशन यही दिखाने वाला हूँ तुरंत, ठीक है। अब बताओ सल्फोनिक एसिड और एसिटिक एसिड में ज्यादा एसिड कौन होता है? सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने किसकी एसिडिटी ज्यादा पढ़ा है? यही रीजन है, रीजन यही है, ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ resonating structure in sulfonic acid, therefore it is more acidic than carboxylic acid, more acidic than carboxylic acid, ठीक है। इसमें आप जो देख पा रहे हो कि ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इनमें क्या होता है, एसिडिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे एसिडिटी ज्यादा होने के पीछे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। दोनों के स्ट्रक्चर देख लो, ये भी इक्विवेलेंट है और सल्फोनिक एसिड के भी सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इक्विवेलेंट है। तो हमने ये कंपैरिजन किया है इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट का। तो दो इक्विवेलेंट की अगर आप बात करोगे तो दो इक्विवेलेंट में आप नंबर से देखोगे, अगर दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनाते हैं तो वहां पे आप कंपेयर किससे करोगे? वी हैव ओनली 1 पॉइंट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट अगर मान लो दोनों में अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, एक में 4 बनता है, एक में 2 बनता है, ठीक है, बट एक इक्विवेलेंट है एक नॉन इक्विवेलेंट, तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम लोग? आप लोग बताइए किसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाएगा? मोर रेजोनेटिंग को नहीं देंगे, इक्विवेलेंट को दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, देखते जाना, ठीक है। देखिए क्या करने वाला हूं मैं, आपको देखेगा यहाँ पे ये एसिटिक एसिड का आयन एसीटेट आयन, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केवल 2 है, और ये है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, फिनॉक्साइड, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 होता है, ठीक है। एक का 2 है और एक का 4 है। अब इसमें अगर हम देखेंगे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आप ये पाओगे कि स्टेबिलिटी ये, क्योंकि इक्विवेलेंट होता है इसीलिए इक्विवेलेंट इज मोर स्टेबल। और फिनॉल में इक्विवेलेंट बनेगा कि नॉन इक्विवेलेंट? फिनॉल में इक्विवेलेंट बनेगा कि नॉन इक्विवेलेंट? नॉन इक्विवेलेंट बनेगा। बना के देखो, अभी ऑक्सीजन पे, फिर कार्बन पे आ जाएगा, फिर कार्बन पे आएगा, फिर कार्बन पे, तो अलग अलग स्ट्रक्चर आएंगे, तो अलग अलग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो आप देखोगे नॉन इक्विवेलेंट इज लेस स्टेबल, इक्विवेलेंट इज मोर स्टेबल। यही रीजन है कि सभी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर more acidic than phenol, more acidic than phenol। इसी वजह से आपके जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो ज्यादा एसिडिक हैं। आप देख लो, भले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 हैं बट इक्विवेलेंट बनाता है। फिनॉक्साइड में भले ही आपका 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बट नॉन इक्विवेलेंट है, और आपने पढ़ा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट। क्लियर है सबको? देखो सबको क्लियर हो गया ना? किसी कोई डाउट? ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन कई ठो पूछा जाता है। अब अगर पूछ रहे दोनों में कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, बेटर लिविंग ग्रुप दोनों में कौन है? तो बेटर जो लिविंग ग्रुप होता है वो डिपेंड करता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी लिविंग एबिलिटी ज्यादा होगी। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? एसीटेट आयन, दिस वन इज बेटर लिविंग ग्रुप। बट अगर आप इसी में से पूछ ले कि बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो जो लेस स्टेबल होते हैं वो ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल ये है, बेटर लिविंग ग्रुप ये है।
लिविंग ग्रुप मोर स्टेबल होंगे तो ज्यादा अच्छे होंगे, और न्यूक्लियोफाइल कम स्टेबल होंगे तो ज्यादा अच्छे होंगे। तो फिनोक्साइड इज लेस स्टेबल, देयरफॉर इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल बट पुअर लिविंग ग्रुप। और जो आपका एसीटेट आयन है, इट इज बेटर लिविंग ग्रुप बट पुअर न्यूक्लियोफाइल। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में आएंगे और आपको सारा पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा। चलो अब बताओ, सबको यहां तक समझ में आ गया? रूल नंबर 5 तक क्लियर हो गया कि नहीं सबको? जल्दी से कमेंट करो, फटाक से करो। जिसको भी दिक्कत हो बोलो, माइक ऑन करो और बोलो। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर देन लेट मी नो। किसी को कोई दिक्कत? अगला चलो ना। अगला रूल ये 5 हो गया, रूल नंबर 6, ठीक है, 6 रूल चार्ज सेपरेशन से है। ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएंगी अभी जब न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, एसिडिटी पढ़ाऊंगा, तो इन्हीं सारे रूल का एप्लीकेशन है। आप अगर इन रूल को माइंड में नहीं रखोगे तो आपको आने वाला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इस रूल्स को, सारे रूल जितने भी है सबको माइंड में कब करके रखिएगा, माइंड में, ठीक है। अब देखो, रूल नंबर 5 के बाद रूल नंबर 6 क्या बोलता है? यह चार्ज सेपरेशन, ठीक है। मॉलिक्यूल हैविंग मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन, maximum charge separation are less stable, अब चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या हो गया कि अपोजिट चार्जेस दूर ना हो, ठीक है, अपोजिट चार्जेस दूर ना हो। इस पॉइंट कैसे लिख सकते हैं कि अपोजिट चार्जेस क्लोजर हो, अपोजिट चार्जेस क्लोज हो और सिमिलर चार्जेस दूर हो। सिमिलर चार्ज क्या हो? अवे, अवे का मतलब दूर। तो अगर ऐसा हो गया तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। और इसके अपोजिट हो गया तो क्या होगा? जस्ट रिवर्स स्टेबिलिटी, सबसे घटिया टाइप का हो जाएगा। तो जो सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन बोलते हो, वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज क्लोज रहेंगे, आपस में नजदीक रहेंगे, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूर चले जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होती है? घटने लगती है। तो आप देखो, जैसे एग्जांपल के लिए फिनॉल है ना, ये देखो फिनॉल, फिनॉल में पहला तो न्यूट्रल है, दूसरा जब ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज रहेगा ऑक्सीजन पे, है ना। फिर ये रेजोनेंस करेगा, तो अब की बार रेजोनेंस करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच जाएगा और ये फिर से बन जाएगा OH प्लस। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट में नो चार्ज सेपरेशन है तो न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल। बट यहाँ पे देखो स्मॉल चार्ज सेपरेशन है ना, स्मॉल है चार्ज सेपरेशन, CS का मतलब चार्ज सेपरेशन, क्या हम सेलेक्ट भी बोलता हूं मैं इसको, ठीक है। और इस वाले में देखोगे तो यहां से यहां तक चार्ज सेपरेशन क्या है? मैक्स है, मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम सब जानते हैं न्यूट्रल वाले हमेशा चार्ज वाले से क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप देखो कि फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? सेकेंड वाले से ज्यादा और सेकेंड वाला थर्ड वाले से ज्यादा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में सेकेंड के पास चार्ज सेपरेशन एनर्जी कम है, थर्ड के पास चार्ज सेपरेशन एनर्जी ज्यादा है। तो चार्ज सेपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, चार्ज सेपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, देख लीजिए। क्लियर हुआ सबको? ये वाला पॉइंट, चार्ज सेपरेशन वाला पॉइंट क्लियर है ना? अच्छे से देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये आपका रूल नंबर 6 है, ठीक है। अब चल रहे हैं 7, 8 और 9 पे। सबको क्लियर हो गया? चलो अब रूल नंबर 7,
एक मान लो चार्ज सेपरेशन है और एक में डीलोकलाइजेशन है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दो मॉलिक्यूल है आपके पास, एक में चार्ज सेपरेशन होता है और दूसरे में चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, तो आप बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? चार्ज सेपरेशन और चार्ज डीलोकलाइजेशन, आप लोग बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक में चार्ज सेपरेशन है, एक में चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, विच वन इज मोर स्टेबल? Charge delocalization is more stable than charge separation. अगर कहीं पे चार्ज का डीलोकलाइजेशन है और एक में चार्ज का सेपरेशन है, तो डीलोकलाइजेशन हमेशा क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना? चार्ज डीलोकलाइजेशन ऑलवेज मोर स्टेबल होगा। वेरी गुड। देखो एग्जांपल के तौर पे एसीटेट आयन में चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है, सिंगल चार्ज है, तो चार्ज सिंगल जो होता है अकेले घूमता है ना? फ्री फाइंड घूमता है, कोई रोकने वाला उसको नहीं है, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। बट अगर यहाँ पे एसिटिक एसिड वाले ऑक्सीजन से बात करोगे कि भाई तुम्हारे पास भी तो लोन पेयर है ना, चलो डीलोकलाइज कर लो, तो जब ये डीलोकलाइज करेगा, कर तो लेगा डीलोकलाइजेशन, बट पीछे एक ठो क्या छोड़ के चला जाएगा? परेशानी, और वो परेशानी है ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्ज बनने का मतलब है चार्ज का सेपरेशन, चार्ज का सेपरेशन। सिंगल चार्ज का मतलब है चार्ज का डीलोकलाइजेशन, चार्ज डीलोकलाइजेशन। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एसिटेट आयन का रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन एसिटिक एसिड का रेजोनेंस, ठीक है? इसका एप्लीकेशन ये होता है कि एसिटेट आयन में, ध्यान से सुन लेना, सभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है? सभी सी और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है एसिटेट आयन में? इक्वल होता है, जबकि एसिटिक एसिड में ये वाला बॉन्ड लॉन्ग होता है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड शॉर्ट होता है, क्योंकि प्रॉपर डीलोकलाइजेशन ना होने की वजह से एसिटेट में तो प्रॉपर हो गया ना, तो यहाँ पे प्रॉपर डीलोकलाइजेशन से सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाते हैं, बट यहाँ पे इम्प्रॉपर डीलोकलाइजेशन होता है, तो इसका लेंथ हमेशा बड़ा होता है और इसका लेंथ हमेशा छोटा होता है। तो आप ये पाओगे कि एसिटेट आयन के सभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का लेंथ इक्विवेलेंट होता है, जबकि एसिटिक एसिड में सभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का लेंथ इक्विवेलेंट नहीं होता है। समझ आया? क्लियर? थके वके नहीं ना हो? कितने लोग थक गए? अभी 2 रूल और बताने के बाद ही काम करेंगे। ये 7वां रूल था ना कि 6वां रूल था? 7th रूल रहा होगा, ठीक है, 7th रूल। क्लियर हो गया ये वाला? अब 8th रूल पे चला जाए। ये रूल खत्म हो जाएगा तो काफी बड़ा रूल है ना, फिर हम लोग को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, क्वेश्चन करने के लिए मटेरियल हो जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा आज। देखो ये रूल नंबर 8, अब आसान आसान हो गए, ठीक है? मान लो कि दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, बट एक एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक है, तो विच वन इज मोर स्टेबल? इफ इक्वल नंबर ऑफ conjugate position then equal number of conjugate position, then aromatic compounds are more stable, then aromatic compounds are more stable, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल देखो, ये एलाइलिक कार्बन में 3 कार्बन और एक पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस में है बट एरोमेटिक नहीं है। ये साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन में देखो, साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन में ये एरोमेटिक है, तो दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। कंजुगेट पोजीशन दोनों में सेम है, एक पाई बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज, एक पाई बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक, तो इसलिए क्या है? लेस स्टेबल। ऐसे ही देखो साइक्लो, एक होता है हेक्सा,
हेक्साट्राईन और एक है बेंजीन। तीनों में नंबर ऑफ कार्बन 6 है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है, बट बेंजीन एरोमेटिक है और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो बेंजीन क्या होता है, मोर स्टेबल। ये एरोमेटिक है तो मोर स्टेबल। ये है आपका रूल नंबर 8, एरोमेटिक इज ऑलवेज मोर स्टेबल। ठीक है, समझ आ रहा है ना अब चीजें आप लोगों को? क्लियर टू ऑल? लास्ट वाला रूल बता दो, वो भी छोटा सा है, रूल नंबर 9। आपको इसी क्रम में सारे रूल याद रखने, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 तो है ही नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, उसी क्रम में अप्लाई भी करना है। अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग में आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आप पता बोल के आओगे कि रेजोनेटिंग जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल, बट आपका गलत हो जाएगा। इक्विवेलेंट में कम होता है बट स्टेबल वो ज्यादा होता है। ठीक, लास्ट रूल है 9th रूल। 9th रूल ये बोलता है कि मान लो कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे, एक में लीनियर एक में क्रॉस, तो लीनियर रेजोनेंस इज मोर स्टेबल, देन क्रॉस कंजुगेशन या क्रॉस रेजोनेंस। ठीक है, अब ऐसे देखो, ये है आपका हेक्साट्राईन और एक आपका ऐसा है। अब अगर इसमें रेजोनेंस करोगे तो ऑल 3 पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन, है ना, बट यहाँ पे ओनली 2 पाई बॉन्ड, कोई 2 ही पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड हमेशा क्रॉस हो जाएगा। अगर आप इसका इसका कंजुगेशन कराओगे तो ये छूट जाएगा, अगर आप इसका और इसका कराओगे तो ये छूट जाएगा, कोई एक आपका पाई बॉन्ड क्या होगा, छूट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस। ये कौन सा है, क्रॉस, और ये कैसा है, लीनियर है। तो लीनियर कंजुगेशन हमेशा क्या होते हैं, मोर स्टेबल, और क्रॉस कंजुगेशन जो होता है हमेशा क्या होते हैं, लेस स्टेबल। ठीक है, तो आज की सभा यहीं तक, आज यहीं तक। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे।